हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोज में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है। उस सब के लिए थैंक यू। इसलिए आज फिर से 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए होंगे शायद, फिर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने इस हॉरर वीडियोज के लिए। और ये देरी 4-5 दिन का इसलिए क्योंकि और भी कई चीज़ें होती है करने को जो मैं करते रहता हूँ। पूरे 1 मंथ का प्लानिंग फिक्स किया है और वो मुझे 1 मंथ के अंदर करना भी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी आज फिर से एक नए रियल हॉरर स्टोरी के साथ आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है और हॉरर भी है। और पिछले वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी हॉरर होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो एक लड़की की है जिसका नाम है मधु, जिसका अभी अभी शादी हुआ होता है। और ऐसा गांव घर में कहा जाता है कि जिसका शादी हुआ प्रेग्नेंट होती है तो उन पर निगेटिव एनर्जियां ज्यादा अट्रैक्ट होती है या जल्दी उसे पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। ऐसा कुछ मैंने भी सुना है, आपने भी सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ स्टोरी में है, तो सुनिए क्या होता है। स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है यूपी में रहने वाली मधु नाम की लड़की की, जिसे मेरे दोस्त ने बताया है, जो उसने देखा और सुना है आसपास अपने गांव। यूपी के उस छोटे से गांव में सब कुछ ठीक ठाक रहता है और शांत रहता है। गांव बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखने में था। गांव में जब पूरा घर सब खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में एक पीपल का पेड़ होता है, बहुत सदियों पुराना होता है और बहुत बड़ा और बहुत विशाल होता है। देख के ही भयानक लगता था, मानो कई सालों से। उस पीपल के पास ही एक पुराना सूखा हुआ कुआं भी था और उसी के पीछे एक घना जंगल टाइप का बाग कहते हैं वो भी था। वैसे भी गांव से बाहर था वो और सारे घरों को पार करके दूर था थोड़ा, तो कोई आता जाता नहीं था। तो वैसे भी वहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ कोई है जो इंसान को नहीं दिखता है, लेकिन जरूर कोई ना कोई है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है पर महसूस जरूर होता है। वैसे भी सुनसान उतना बड़ा पीपल का पेड़, डर तो लगना है। गांव में एक नई शादी होती है जिस लड़की का नाम होता है मधु। काफी अच्छी, संस्कारी, मासूम और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई, पूरे विधि विधान से जैसा गाँव घर में होता है, पूरा विध जितना होता है वो सारा कर। तो गाँव में जब वो पहली बार आई थी तो सभी आसपास के लोग उसे देखने आ रहे थे। तो सबने देखा, सबने उसका बहुत चर्चा किया कि बहुत अच्छी है, सुंदर है, मासूम है। ऐसा सब कुछ एकदम नॉर्मल था। शादी के लगभग अब 1 महीने हो चुके थे। फिर अचानक एक रात, आधी रात, मधु अपने बिस्तर से उठ के कमरे से बाहर आती है और आंगन में टहल रही होती है। मधु अभी भी नई नवेली दुल्हन ही थी, क्योंकि 1 महीने हुए थे उसके शादी के। तो उसके पैरों में पायल थे जो बज रहे थे जब वो आंगन में टहल रही हुई। राजेश, उसका नींद खुलता है आधी रात में। वो देखता है कि मधु अपने बिस्तर पे नहीं। राजेश उठकर देखता है कि आंगन से पायल की आवाज आती है, तो वो समझ गया कि मधु आंगन में ही होगी। तो राजेश जाता है आंगन में मधु को देखने के लिए। राजेश आंगन की ओर जाता है और मधु को आवाज देता है। मधु अब आंगन में एकदम से खड़ी हो जाती है। राजेश देखता है कि मधु के पूरे बाल खुले हुए थे, खाली नजरें, और आसमान की तरफ वो सीधा देख रही थी। राजेश, उसका पति ने धीरे से उसे आवाज दिया, मधु क्या हुआ तुमको। आवाज सुनकर मधु धीरे से राजेश की तरफ घूमती है, लेकिन मधु की आंखें पूरी तरह काली दिख रही थी। मधु के होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ बोल रही है, लेकिन किसी भी तरह का आवाज नहीं आ रहा था। फिर मधु कुछ बोलती है कि ये मेरा घर है। यह सब देखकर राजेश वैसे ही डर गया था, लेकिन वैसे ही तुरंत जैसे ये सब सुना, राजेश कुछ करता उससे पहले मधु बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। मधु बेहोश हो गई थी। राजेश उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे ठंडे पानी से मुंह धोकर उसे वापस से सुला देता है। फिर जब सुबह होता है, मधु एकदम नॉर्मल से उठती है, अपने बाल खुले पाती है, लेकिन शादी हुआ था नया नया, नॉर्मल था ये तो। खैर, कंट्रोल। रात में जो भी हुआ वो सब पूछा गया मधु से। मतलब राजेश ने जो कुछ भी देखा रात में, जो आंगन में टहल रहे थे, उसके बारे में पूछा तो मधु ने बताया कि उसे कुछ याद ही नहीं। राजेश ने अपने फैमिली से इस बात को शेयर किया तो सबने कहा कि नई नवेली दुल्हन है, घबरा गई होगी इसलिए ऐसा कर रही होगी। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत था। इस रात के तीसरे दिन अचानक से मधु गायब हो जाती है। गायब होने के बाद राजेश और उसके पूरा परिवार गाँव में जाते हैं खोजने के लिए। सबको पता चलता है कि मधु गायब हो चुकी है और सबको ये भी पता चलता है कि मधु के साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि बात ऐसे ही भी फैल ही जाती है कैसे न कैसे गांव में अक्सर। अब पूरा गांव मधु को खोज रहा होता है, अजीब अजीब बातें चल रही होती है। बहुत खोजने के बाद किसी को वह मधु दिखती है उसी सूखे कुएं के पास, पीपल का पेड़, जहाँ बताया था मैंने स्टार्टिंग। पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठे हुए होती है, हाथ में मिट्टी रखी होती है और उसके चेहरे पे भी मिट्टी सब लगा हुआ होता है, मानो ऐसे उठा के पूरा चेहरे पे मिट्टी लगा लिया वैसे, और हाथ में मिट्टी रखी होती है और कुछ कुछ बोलती रहती है बैठ। वो कहती रहती है उस कुएं के अंदर देख के कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मैं तो वहीं ठीक थी, ऐसा कुछ बोलते रहती है। वो कुएं के जस्ट किनारे पर बैठी हुई होती है, तो सबको लगा शायद वो कुएं में कूद जाएगी। तो वहाँ जो 3-4 औरतें गई थी उसे खोजने के लिए और वो दिखी, तो सबने उससे मिलकर पकड़ा कि वो कुएं में न कूदे। मधु के अंदर इतना ज्यादा ताकत था, वो खुद को बस ऐसे झटकती है खुद को, तो वो 3-4 औरत गिर जाती है पीछे होकर। इतना ज्यादा ताकत था भी मधु के अंदर। मधु की आवाज भारी हो चुकी थी। वह कह रही थी कि इसने मेरी जगह ली है, इसलिए अब ये यहीं रहेगी। और ये सब होने के बाद राजेश और उसकी पूरी फैमिली और गांव के काफी लोग वहां पे इकट्ठा हुए और तब बात चलने लगी। अभी भी मधु कुएं के पास ही बैठी है और ऐसा बात चलने लगा कि इस पे जिन्न आ गया। फिर ये सब हुआ तो गांव के मुखिया के पास ये बात पहुंच गया। वैसे भी नॉर्मली पहुंच ही जाता है। तो गांव के मुखिया के पास जो हेड होते हैं, जिसका बात सब मानते हैं,
गांव में, अधिकतम गांव में कोई ना कोई ऐसा होता है, आप भी जानते होंगे। उस मुखिया ने एक तांत्रिक का नाम बताया जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था और काफी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त की होती है उसने। उसको बुलाने का प्लानिंग बनता है। राजेश बेचारा बहुत डरा हुआ, अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित था। वो बोला कि कुछ भी करो, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मधु को ठीक कर दो। उस तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक उस घर में कदम रखने ही वाला होता है। मधु जिस घर में आई थी वो वहीं रुक के कहता है कि यहाँ बहुत भयानक, बहुत ज्यादा बड़ी निगेटिव एनर्जी मौजूद है। अभी राजेश, कुछ गांव वाले और वो तांत्रिक गेट के पास ही होते हैं और ये बातें चल ही रही होती है। तभी घर के अंदर से एक आवाज आता है। वो आवाज थी मधु की और एक और मिक्स आवाज थी जो पता नहीं किसकी थी। वो कहता है कि तू मुझे भगाएगा, तो उस तांत्रिक को कह रहा होता है और मधु बहुत जोर जोर से हंसने लगी और साथ में वो जो भी था जिन, वो भी। और हंसी इतनी ज्यादा भयानक और तेज थी कि पूरे घर में वो आवाज हंसी की गूंजने लगी। बाबा ने हाथ में जल लिया और कुछ पढ़ के सारे जितने भी गांव वाले थे और वहां लोग इकट्ठा हुए थे, सबके ऊपर छिड़कते हुए, अपने ऊपर छिड़कते हुए घर के अंदर आंगन में पहुंचते। शायद वो जल इसलिए छिड़के होंगे कि वो जिन या जो कोई भी था वो किसी और को हानि न पहुंचाए, इसलिए ऐसा किए होंगे वो बाबा। बाबा ने आंगन में आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यहीं पर हवन कुंड बनाया जाएगा और जो भी सामग्री थी हवन के लिए जरूरी वो सारा लिस्ट बनाया, जैसे कि गाय का घी, काला तिल, लाल मिर्च, गंगा जल, ये चीजें उस लिस्ट में थी। राजेश जल्दी जल्दी अपने मधु को बचाने के लिए सारे सामान को इकट्ठा किया। आंगन में उसके चेले और गांव वालों ने मिलकर हवन बनवाया ताकि अच्छे से हवन हो सके। मधु को घर में रखा गया था अकेले, वो भी बंद करके। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। हवन स्टार्ट होने वाला होता है। हवन स्टार्ट होते ही तांत्रिक अपना मंत्र शुरू किया और उसके चेले चपाटी भी आसपास बैठे हुए थे। वो सभी मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। बाबा ने उठकर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक गोला बनाते हैं जहाँ हवन कर रहे होते हैं, उससे थोड़े दूर पे, ताकि उस हवन के पास मधु को बिठाया जाए। अभी भी मधु अपने कमरे में बंद रहती है। बाबा वो गोला बनाकर वापस से अपनी जगह पे बैठते हैं और मंत्र पढ़ना फिर से स्टार्ट करते हैं। बाबा बैठकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और तभी एक तेज हवा आंगन में बहना शुरू करती है। ये हवाएं सब महसूस कर रही थी क्योंकि सब आंगन में, वहाँ पे काला बादल छा जाता है। आसमान, आंगन खुला हुआ था, आसमान का छत, गाँव में अक्सर छत खुला ही रहता है, आंगन का खासकर, तो काला हो गया था बादल। और अब गेट जिसके अंदर मधु बंद थी वो अब खटखट जोर से, जो उसको खोलो, उसको बाहर जाना है, ऐसा वो कह रही थी, बाहर जाना है, गेट खोलो। और वो लगातार गेट को ठकठकाए जा रही और साथ में चिल्ला भी रही थी, बहुत ही भयानक आवाज, बहुत ज्यादा भयानक आवाज। वहाँ पे जो को भी मौजूद था सब डर गए थे। कई लोग वहाँ से जाना चाहते थे और कई तो बस वहाँ बैठ के जम गए थे डर से। सब बस तांत्रिक की तरफ देख रहे होते हैं और उस गेट की तरफ कि वो गेट टूट ना जाए, और टूटने के बाद क्या होगा सब यही सोच रहे थे। सब अपने अपने जगह पे बैठे हुए होते हैं काफी दूर तांत्रिक से और उस घेरे से। तांत्रिक के चेले अचानक से खड़े होते हैं। बाबा इशारे से कहते हैं कि गेट खोलो और उसे पकड़ के लाओ। कुछ सभी के हाथों में दिया जाता है, सभी ने एक हाथ में वो चीज पकड़े हुए बाबा दिए रहते हैं और जाते हैं उस मधु को पकड़ के लाने के लिए। गेट खोला जाता है। मधु जो गेट से भागना चाहती थी उनको देख के तांत्रिक के चेले उन्हें देख के पीछे भाग जाती है, जैसे वो निकलना ही नहीं चाहती। अब उनके चेले मधु को पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा ताकत था उसके बॉडी में इस वक्त। चारों पकड़ के ला रहे होते हैं गेट से खींच के बाहर, लेकिन मधु टस से मस नहीं हो रही थी। कैसे भी करके बहुत मुश्किल से मधु को घर से निकाला जाता है, गेट से निकाला जाता है। और उसका एक चेला था, वो पता नहीं क्या मधु के ऊपर छिड़क देता है, राख जैसा था। अब मधु थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी चारों तरफ बहुत ही गुस्से आंख में सबको देख रही होती है, जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में। और दांत एकदम ऐसे ऐसे खींचते हुए, चिल्लाते हुए वो उसके सारे चेले उसको उस घेरे में बिठा देते हैं जो बाबा ने बनाया था। और उसमें बैठाने के बाद भी वो चेले उसको पकड़े हुए रहते हैं। मधु जोर जोर से चिल्लाती रहती है और कहती है कि मुझे मत जलाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी और प्रीति। तांत्रिक वो जो बाबा थे मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में आहुति देते। अचानक मधु बहुत जोर से बोली, वो भी मर्दाना आवाज में। वो आवाज में वो जिन या जो कुछ भी था वो कहता है कि ये लड़की मेरे जगह पे आई पिछली रात, इसलिए मैं इसके अंदर रहूंगी, मुझे कोई इससे जुदा नहीं कर सकता है। बाबा समझ गए कि हो ना हो मधु उस पीपल के पेड़ के पास, कुएं के पास जरूर गई होगी और इसी वजह से वो साया इसके साथ ही इसके आत्मा में, इसके शरीर में आ गया है। वैसे भी पता नहीं, कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन या प्रेग्नेंट लड़कियों का ऑरा कमजोर होता है, उनपे ये ज्यादा शक्तियां अट्रैक्ट हो जाती है। और यही हुआ था इस वक्त मधु के साथ। मधु उसी गोले में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद बाबा अपना मंत्र, तांत्रिक अपना मंत्र खत्म करता है और कहता है कि आज अमावस्या है और आज ही इस काम को खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। गांव के मुखिया और गांव के काफी ज्यादा लोग आए, इकट्ठा हुए, उन्हें बुलाया गया, एक लिस्ट तैयार किया गया, क्योंकि ये यज्ञ उस यज्ञ से काफी ज्यादा बड़ा था। क्योंकि ये यज्ञ अब सिर्फ मधु के लिए नहीं, पूरे गाँव वालों के लिए था। क्योंकि इस यज्ञ के बाद
उस जिन को उस पीपल के पेड़ में कैद करना था। बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की गई, बहुत विधि विधान के साथ यज्ञ शुरू होता है। मधु को बाबा के चेले मिलकर उसे पकड़कर पीपल के पेड़ के आगे बैठाते हैं। मधु के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है ताकि वो उसे बाहर नहीं जाएगी, और फिर से बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मधु अपनी आंखें खोलती है, पूरी तरह से लाल हो चुकी थी उसकी आंखें, जैसे आंख से खून बह रहा हो, ठीक ऐसा। लगभग 1.5 घंटे तक काफी सारी विधियां हुई, काफी सारे मंत्र पढ़े गए, काफी सारे चीजें की गई मधु के साथ, उस पेड़ के साथ, उस कुएं के साथ, अलग अलग तरीके से ये सब हो रहा था। बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा। यज्ञ अब खत्म होने वाला था। ऐसा मानो कि बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ रहे होते हैं। उस पीपल की पेड़ की टहनियां अचानक से बहुत तेज हवा के साथ हिलने लगती है, और कई टहनियां तो टूट भी जाती हैं जो कमजोर और सूख चुकी थी। पेड़ की टहनियां टूटने से सभी गाँव वाले दहशत में कि अब ये पेड़ हम लोगों पे न गिर जाए। काफी लोग भाग जाते हैं, डर से भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। हवा तेज हो गई थी उस बीच में। जो कुआं वहां मौजूद था वहां से एक सड़ी हुई बदबू आने लगती है और पूरे गांव में फैलने लगती है। आसपास लोग खड़े होते हैं, सबको यह फील होता है। अचानक मधु जमीन से 2-3 फीट ऊपर उठ जाती है, बैठी थी और अचानक से जमीन से 2-3 फीट ऊपर उठ जाती है। लाल साड़ी में होती है क्योंकि अभी अभी उसका शादी भी हुआ था, तो 2-3 दिन से वो नहाई भी नहीं होती है, वैसे ही रहती है। काफी अजीब तरीके से पूरे बाल खुले हुए, लहराते हुए एकदम। यह सब देखकर लोग डर गए, बहुत ज्यादा कांपने लगे और वह कई लोग भागने भी लगे। मधु हवा में 2-3 फीट उठकर अचानक से धड़ाम से उसी घेरे में गिरती है। बाबा उठते हैं। लोहे का कील जो कि बहुत बड़ा था, उसमें कुछ मंत्र पढ़ के उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ में ऐसे ठोक देते हैं। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, बहुत जोर से चिल्लाने की। मधु बेहोश होकर जो उस घेरे में गिरी हुई होती है, अचानक फिर से उठ के बैठती है और फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन वो आवाज जो चीख थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी, मानो कि गांव के बाहर तक वो आवाज गई होगी, इतनी ज्यादा जोर से थी। आसपास के लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे। उस कील को पूरी तरह से उस पेड़ में धंसा दिया जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बाबा ने उठ के कहा कि अब सब कुछ ठीक है, अब ये जो भी आत्मा की निगेटिव एनर्जी थी वो अब बाहर नहीं आएगी। फिलहाल बस कोई इस पेड़ के पास ना आए, ज्यादा वहाँ आसपास ना रहे, बस इतना ही कहना था बाबा का। बोलते हैं कि अब मधु ठीक है, उसके पास अब कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी फिलहाल नहीं आने वाली है। उसे जंतर मंतर बांध के दिया जाता है, उसके कलाई पे बांधा जाता है, मधु को घर ले जाया जाता है, सब कुछ अब नॉर्मल रहता है। मधु बेहोश हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मधु को सुलाया जाता है। उसी के पास उसका पति राजेश बैठा होता है, बहुत ही चिंता में होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है उसकी बीवी के साथ। और फिलहाल सब कुछ ठीक रहता है। बाबा को प्रणाम करके बाबा को विदा किया जाता है। अगले ही सुबह कुछ लोग उस पीपल के पास आसपास जाते हैं। गांव में लोग, कई का रास्ता ही वहां से होता है, तो वो जाएंगे ही। देखते हैं कि पीपल का पेड़ आधा सूख चुका है। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। मधु भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी आंखों में जो लाल लाल खून जैसे आ गया था वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। मधु राजेश का हाथ जोर से पकड़ती है और रोते रोते कहती है कि मुझे उस कुएं का और उस पीपल के पेड़ का सपना रोज आता था। तो राजेश ने कहा कि कोई बात नहीं मधु, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाबा ने कहा कि अब उस पेड़ के पास नहीं जाना है, हमारे फैमिली से किसी को भी या तुमको भी। सब कुछ ठीक होने लगा। राजेश का जॉब लग गया कहीं बाहर, तो वो पूरे फैमिली को लेकर बाहर चला गया। फिर अचानक ऐसा बात फैला कि कोई लड़का था गांव में जो उस किल को निकालने की कोशिश की थी, और उसने ऐसा भी कहा था कि वो वापस आ गया है और मधु को खोज रहा है। और ऐसा कहा गया कि वो लड़का अगले सुबह पीपल के पेड़ के पास बेहोश मिला है और वो किल वहां से गायब। कहते हैं कि जिस तांत्रिक ने ये सब ठीक किया था वो भी कुछ सालों बाद अचानक से रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो गया है। पर मधु खुश है, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर रहती है। सब कुछ नॉर्मल है और काफी ज्यादा ठीक भी है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हॉरर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप मेरे इस ईमेल पे डाल सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी जरूर लाऊंगा। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।